Now we'll move to the properties of pure substance. Basically properties of pure substance में हमें क्या देखना है? Unary phase diagram. What is the meaning of the unary phase diagram? Unary means unary stands for number of component is equal to 1. Number of component is equal to 1. ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो यूनरी फेज डायग्राम पे आने से पहले थोड़ा सा एक हम पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले तो बात यह है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है. तभी हम रेफ्रिजरेशन को समझ पाएंगे, वेपर कंप्रेशन साइकिल को समझ पाएंगे, ठीक है ना, कि आखिर वो क्यों फेज डायग्राम पे ही वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना. प्योर सब्सटेंस की बात करें तो मैंने कहा प्योर सब्सटेंस क्या है? इट इज अ सब्सटेंस फॉर विच द केमिकल कंपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ सब्सटेंस फॉर विच, ठीक है ना, द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड throughout the system irrespective of its phases. कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि सपोज टू बी यहां पे मैंने H2 गैस लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द H2 गैस, या फिर N2 गैस लिया, या फिर क्या लिया? ऑक्सीजन गैस लिया. पहले आराम से समझेंगे. अगर मैं ये गैसेस फेज हैं, सबके सब गैसेस फेज हैं, सबके सब गैस, ठीक है ना, गैस सबके सब गैसेस फेज हैं. तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर इस सिस्टम में थ्रू आउट कहीं भी मूव कर जाए, हमें केमिकल कंपोजिशन क्या मिलेगा? केमिकल कंपोजिशन स्टिल रिमेन्स H2, ठीक है ना. अगर N2 की बात करें, कहीं भी सिस्टम में चला जाऊं मैं, हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? N2 होगा, स्टिल N2. इन द सेम वे यहां पे भी अगर कहीं पे भी चला जाऊं मैं, क्या होगा? हमारा केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होगा? हमारा सेम होगा, दैट वन इज द O2. इट मींस ऑल थ्री आर प्योर सब्सटेंस. ये सब के सब क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं. दैट ऑल आर प्योर सब्सटेंस. इन द सेम वे एक कंटेनर में मैंने वाटर रखा हुआ है, एक कंटेनर में मैंने H2O, प्योर H2O रखा हुआ है, एक कंटेनर में मैंने H2O रखा हुआ है. अगेन कहीं पे भी मूव करूं मैं, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कहीं पे भी मूव करूं मैं, ठीक है ना, मुझे केमिकल कंपोजिशन क्या मिलने वाला है? H2O लिक्विड है ये, ठीक है ना, दैट वन इज द लिक्विड. कहीं पे भी मूव कर जाऊं मैं, मुझे क्या मिलने वाला है? दैट इज एग्जैक्टली द केमिकल कंपोजिशन इज H2O. डजंट मैटर. मैंने कहा प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस फॉर विच the chemical composition remains unchanged throughout the system, ठीक है ना, throughout the system irrespective of the phases. कहने का अर्थ ये है कि supposed to be, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा. इसका एक तो समझ लिया प्योर सब्सटेंस क्या है, कहीं भी केमिकल कंपोजिशन आपका रिमेन्स क्या होना चाहिए? पूरे थ्रू आउट द सिस्टम सेम होना चाहिए. अब आते हैं हम थोड़ा रियलाइज करना कि अगर सपोज टू बी आपके कंटेनर में, क्या है? अगर सपोज टू बी आपके कंटेनर में देयर विल बी गैस, gaseous phase as well as liquid phase, as well as क्या हो? आपका सॉलिड फेज, as well as सॉलिड फेज, ठीक है ना, as well as सॉलिड फेज भी हो, साइमल्टेनियसली तीनों फेज एग्जिस्ट करे. आप जानते हो किसी भी सब्सटेंस के लिए साइमल्टेनियसली तीनों फेज कब एग्जिस्ट करता है? एट देयर ट्रिपल पॉइंट, यू नो वेरी वेल, एट देयर ट्रिपल पॉइंट तीनों के तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज टू बी ये क्या है आपका?
सपोज कंटेनर में आपने H2O रख रखा है, सपोज टू बी कंटेनर में H2O रख रखा है, ये क्या है, गैसियस H2O यानी कि वेपर है ये आपका क्या है, लिक्विड H2O है, और ये क्या है आपका, दैट वन इज द आइस H2O ही है। अगर मैं इस थ्रू आउट कंटेनर में मूव कर जाऊं, मुझे केमिकल कंपोजिशन क्या मिलने वाला है, द केमिकल कंपोजिशन स्टिल रिमेन्स H2O। तो आप देख सकते हो एक ही साथ तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही साथ तीनों के तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल दैट वन इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंस। ये अभी भी क्या कहलाएगा, थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन क्या है, चाहे आइस का केमिकल कंपोजिशन H2O ही होगा, लिक्विड का केमिकल कंपोजिशन H2O ही होगा, आपका गैसेस फेज का कंपोजिशन H2O ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्योर substance. That's why it is called as a pure substance. That one is still pure substance. वहीं पे क्या हो, अगर सपोज टू बी आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर हो, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में क्या हो आपका, कंटेनर में गैस गैसियस फेज और लिक्विड फेज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता हो, गैसियस फेज और लिक्विड फेज एग्जिस्ट करता हो, एंड सपोज टू बी दैट वन इज स्टिल H2O। और ये क्या है, H2O का ये वेपर फेज है, और ये क्या है, लिक्विड फेज है। अब आप जानते हो कि व्हाट हैपन, जब बॉइल्ड ऑफ होता है, जब बॉइलिंग होना शुरू होता है आपका लिक्विड या वाटर, तो क्या होना शुरू होता है, फेज चेंज शुरू होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो इन दैट केस लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट वन इज कहीं पे भी थ्रू आउट द सिस्टम अगर आप चले जाओ, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका केमिकल कंपोजिशन H2O ही मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज स्टिल कॉल्ड एज द प्योर, that's why it is still called as a pure substance, pure substance ही कहलाएगा। in the same way आपका रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो आपके रेफ्रिजरेटर या फिर आपका क्या वर्किंग फ्लूइड आपके एसी में, ठीक है ना, आपके एसी में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, या फिर आप क्या कहते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हो, या समटाइम्स हाइड्रोक्लोरोकार्बन कहते हो, या समटाइम्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो भी कहना है डजंट मैटर, आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेंट कह सकते हो या वर्किंग फ्लूइड कह सकते हो, जिसके कारण एक्चुअली हमें कूलिंग मिलता है, जिस वर्किंग फ्लूइड के कारण एक्चुअली हमें कूलिंग मिलता है, ठीक है ना। आप भी जानते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग और बहुत ही कैसा आज के डेट में टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही फेमस टॉपिक है, ठीक है, आज के डेट में ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत जानते हो कि ये रेफ्रिजरेटर वगैरह या एयर कंडीशनिंग के अंदर जो क्लोरीन होते थे, पहले के टाइम पे जो वर्किंग फ्लूइड होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे, क्लोरोकार्बन होते हैं, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, जो भी कह लो, रेफ्रिजरेंट के अंदर जो क्लोरीन होते थे, वो क्लोरीन क्या होते हैं, क्लोरीन वो क्या करता है, क्लोरीन अगर सपोज वो गैस लीक हुआ तो क्लोरीन डिसोसिएट होके क्या जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो क्या करता है, ओजोन से O3 से रिएक्ट करके ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करता है, ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। आप भी जानते हो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, धरती पे आने से रोकता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो इन द सेम वे कहने का अर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC कहते हैं, या समटाइम्स HCFC, या समटाइम्स आज के डेट में ऑलमोस्ट आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम वगैरह में देखते होंगे कि क्या हो चुका है, आपका क्लोरीन डिसॉल्व कर दिया गया है, क्लोरीन को ऑलमोस्ट पुराने एसी में अब चल रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह अब क्या यूटिलाइज हो रहा है, बताऊंगा आगे जब रेफ्रिजरेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। क्लोरीन अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट केस में आपका फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूटिलाइज हो रहा है,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जनरल एसी में, डोमेस्टिक एसी में आज के डेट में क्या यूटिलाइज होता है? R32 यूटिलाइज होता है, जो कि क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। तो मैं डिस्कस करूंगा, ऑब्वियस रेफ्रिजरेंट तो डिस्कस करना ही है। तो इन द सेम वे क्या होता है आपका? रेफ्रिजरेंट की बात करें, रेफ्रिजरेंट की बात करें, एक कंटेनर में मैंने लिया है, रेफ्रिजरेंट की बात करें अगर, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की बात करें तो वो भी क्या होगा? सपोज टू बी उसका गैसियस फेज, गैसियस फेज, उसका गैसियस फेज और उसका लिक्विड फेज, उसका लिक्विड फेज, उसका लिक्विड फेज, ठीक है ना? दैट वन इज, इसे HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे जनरली रेफ्रिजरेंट कहते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना? और वर्किंग फ्लूइड कहते हैं, वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड इनसाइड, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? वर्किंग फ्लूइड कहते हैं। दैट वन इज स्टिल थ्रू आउट, जो आपने HCFC जैसे R32 ही ले रखा है, उसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर क्या होगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा वो, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, ठीक है? तो क्या होगा? कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, आपको सेम मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलेगा, सेम केमिकल कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है? सेम केमिकल कंपोजिशन मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली अगेन कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। मैंने कहा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ number of phases, irrespective of number of phases, that all are called as the pure substance. chemical composition हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं ना, मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? सपोज टू बी, अगर क्या किया मैंने, कई बार ऐसा होता है, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि क्या आपका मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा, कई बार नोट में पॉइंट करके लिखिएगा, नोट में 2 और मोर देन 2 और मोर मिक्सचर ऑफ, ज्यादा बेटर होगा मिक्सचर ऑफ लिखना कंप्लीटली, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर chemical compound, to mixture of 2 or more chemical compound can also be, जनरली स्टूडेंट को ये लगता है कि नहीं 2 और मोर केमिकल कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं? तो आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, मैंने कहा कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल कंपाउंड कैन आल्सो बी टेकन एज व्हाट? प्योर सब्सटेंस, ठीक है? until ऐसा लिख लीजिए, प्योर सब्सटेंस व्हेन, ओनली व्हेन, ज्यादा बेटर होगा, ओनली व्हेन मिक्सचर इज, या फिर लिख सकते हो एज लॉन्ग एज द मिक्सचर रिमेन्स होमोजीनियस। बता रहा हूं, डोंट वरी। होमोजीनियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमोजीनियस? मैंने कहा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल compounds can also be taken as pure substance as long as the mixture is homogeneous, या only when mixture is homogeneous। इसका मतलब क्या है, समझा रहा हूं मैं। homogeneous का मतलब सेम क्या हो, फेज में एग्जिस्ट करे, सेम फेज में एग्जिस्ट करे, ठीक है ना? सेम फेज में, अगर गैस है तो गैसेस फेज में ही एग्जिस्ट करे, अगर लिक्विड है तो लिक्विड फेज में ही एग्जिस्ट करे, सेम फेज में एग्जिस्ट करे। तो मैंने कहा कि सपोज टू बी एयर की बात करते हैं, एयर में मेन कंपोनेंट कौन सा है? मेन कंपोनेंट ही लेते हैं N2 + O2, मेन कंपोनेंट आपका यही होता है, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, N2, A2, CO2, आर्गन, नियॉन, सब होते हैं, ठीक है ना? H2 हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना? सब होते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, एवरीथिंग विल बी इन टू सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, सब होता है, ठीक है ना। तो एयर, लेकिन हमें इतना नहीं समझना है, हमें मेन कंपोनेंट पे ध्यान देना है, N2 एंड O2, ठीक है ना। N2 इज ऑलमोस्ट 78% और O2 इज ऑलमोस्ट 22%। हालांकि अब का रिजल्ट, क्योंकि डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, अब का रिजल्ट देखोगे CO2 का कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है, नॉक्स का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, सॉक्स का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, आपका किसका कंटेंट, दैट वन इज हाइड्रोकार्बन्स के कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट हैपन आज के डेट में O2 के आप देखोगे, द परसेंटेज ऑफ O2 इज ऑलमोस्ट आसपास 20% के आसपास हो गया है, ठीक है। बट हमें अभी उस पर नहीं जाना है, हमें जनरली देखना है 78% और 22% मेनली आपका ये कंटेंट होता है आपके एयर में। और अगर एयर का एक सैंपल उठाते हैं हम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सैंपल ऑफ एयर, सैंपल ऑफ एयर, सैंपल ऑफ एयर का कंटेंट उठाया मैंने इस सिस्टम में। व्हाट हैपन, यहां पे मूव करूं, कहीं पे भी मूव करूं, डजंट मैटर, यहां पे मूव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 78% N2 प्लस O2 कितना मिलेगा, 22% O2 मिलेगा। यहां पे मूव कर गया, क्या मिलेगा मुझे, 78% N2 प्लस 22% O2। यहां पे मूव कर गया मैं, 78% N2 प्लस 22% O2। यहां पे मूव कर गया मैं, 78% N2 प्लस 22% O2। मैंने कहा कि कहीं भी मूव करो, केमिकल कंपोजिशन कहां चेंज हो रहा है। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, N2 और O2 दोनों गैसियस फेज में है और प्रॉपर मिक्सिंग है इनका, ऑब्वियस एयर तभी है ना जब इनका प्रॉपर मिक्सचर है, ठीक है ना, प्रॉपर मिक्सिंग है। तो अरे कहीं भी सिस्टम में आप मूव करो ना, क्या है आपका 78% N2 है, 22% O2 है, 78% N2 है, 22% O2 है, कहीं भी मूव करो। मैं कह रहा हूं कहां केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहा है, कहीं भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है, सब तो मुझे वही मिल रहा है, हर जगह मुझे वही मिल रहा है, 78% N2, 22% O2, still that one is taken to be, still that one is taken to be homogeneous mixture है, still that one is taken to be taken as what, pure substance। ये आप ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन केमिकल कंपाउंड्स अगर उनका मिक्सचर हो, वो भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन बट ऑन वन कंडीशन, द मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस, द मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमारा एयर भी क्या है, प्योर सब्सटेंस ही है, एयर इज स्टिल प्योर सब्सटेंस, एयर इज स्टिल प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस, लेकिन इसी को एयर को लिक्विफाई किया आपने, एयर को लिक्विफाई किया आपने, थोड़ा रियलाइज करना प्लीज, एयर को आपने लिक्विफाई किया, एयर को लिक्विफाई किया, और एयर आपका किस में है, ये कंटेनर है आपका, दैट मींस अ कंटेनर। एयर आपका गैसेस फेज में भी है, दूसरा ले रहा हूं मैं, गैसियस फेज में भी है, गैसियस फेज में है, गैसियस एयर और लिक्विड एयर। लिक्विफाई करना शुरू किया इसी एयर को, तो मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लिक्विड में N2O2 का अलग कंपोजिशन मिले और एयर में आपका N2O2 का क्या मिले, ठीक है, क्योंकि N2 और O2 का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर अलग अलग है। जब आप लिक्विफाई करोगे तो हो सकता है कि पहले O2 का कुछ पोर्शन क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, या N2 का, मैंने कहा दोनों का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर अलग अलग, तो दोनों में सबसे पहले जो लिक्विफाई को करना शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग लिक्विड में कंटेंट उसका मिलेगा, और गैसियस गैस में आपका कंटेंट अलग हो सकता है N2 और O2 का। तो मैंने कहा जब इसे लिक्विफाई करना शुरू करोगे और लिक्विड, और तो ये आपका गैसियस एयर में N2 और O2 what we can write down, the content of N2 and O2, content of N2 and O2 may be different in gaseous air and liquid air, because N2 and O2 both having different liquefaction temperature, both having different
लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, दैट वन इज नॉट द प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, बट ऑन वन कंडीशन, if the mixture is homogeneous, if the mixture is homogeneous, try to understand, this is exactly the concept of the properties of pure substance, ठीक है, this is the concept of the properties of pure substance। एक आपका और आता है गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल, ये भी बता दूं मैं क्योंकि ये भी काम आएगा। गिब्स फेज रूल क्या होता है आपका, F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस N, ठीक है ना, F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस N। N क्या होता है, F क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा डील नहीं करूंगा मैं, वैसे समटाइम्स इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, ठीक है ना, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहां पे इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहां पे एक्चुअली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, इसे समटाइम्स क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं आप, दैट वन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ये बात ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा, चलो मैं थोड़ा सा बता ही दूं, देखिए थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, अगर ऐसा प्रॉपर्टी जो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि सपोज टू बी एक स्क्रू है, अगर एक पेन है, सपोज टू बी दैट वन इज अ पेन, पेन क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से भी आपका मोशन कर रहा है और इस तरीके से भी मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से भी मोशन कर रहा है और इस तरीके से भी मोशन कर रहा है, दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से रोटेट भी हो रहा है और इस तरीके से मूवमेंट भी हो रहा है, इस तरीके से रोटेट भी हो रहा है, इस तरीके से रोटेट भी हो रहा है और इस तरीके से आपका मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से मूवमेंट भी हो रहा है, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है और इस तरीके से मूवमेंट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है, ये दोनों आपके क्या है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप भी जानते हो कितना हो सकता है आपके स्पेस में, 3 रोटेशन और 3 मूवमेंट एक्सिस के अबाउट, ट्रांसलेशनल मूवमेंट और 3 आपका, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, दैट वन इज एग्जैक्टली 3 तरीके का मूवमेंट आपका स्पेस में, तो 6 टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट हो सकता है आपका रोटेशन, दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 6 तरीके के हो सकते हैं मूवमेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट। अगर वही स्क्रू की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट को ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट करते हैं, अदरवाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं हो सकता डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा सपोज टू बी क्या है आपका, एक स्क्रू लिया आपने और स्क्रू को आप क्या करने लगे, स्क्रू को इस तरीके से आप, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से उसे टाइट करने लगे, जो भी करने लगे, होगा क्या कि एक रोटेशन भी इसके पास है, साथ ही साथ एक ट्रांसलेशन भी है। ट्रांसलेशन इस तरीके से स्क्रू को करोगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ इसके पास क्या है, एक रोटेशन भी है, स्क्रू ड्राइवर से उसे रोटेट करोगे आप तो ये मूव करता जाएगा, ट्रांसलेशन आगे की तरफ मूव करता जाएगा। आप रियलाइज करो, क्या ये रोटेशन और ये ट्रांसलेशन दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? आप रियलाइज करो, क्या ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, बोथ आर डिपेंडेंट। अगर आप इसे रोटेट कर रहे हो तभी स्क्रू में क्या होता है, ट्रांसलेशन मूवमेंट होता है, आगे की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप इसे रोटेट करते हो तभी क्या होता है आपका, तभी आपका ये आपका आगे की तरफ मूवमेंट होता है, अदरवाइज आपका ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द व्हाट ये आपका
रोटेशन के कारण क्या मिल रहा है आपको, ट्रांसलेशन मिल रहा है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये क्या है, रोटेशन पे आपका ट्रांसलेशन डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली एक ही होगा, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली एक ही होगा। इन द सेम वे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली कुछ नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में कुछ नहीं है। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी दूसरे पे डिपेंड होने लगे, अगर कोई प्रॉपर्टी दूसरे पे डिपेंड होने लगे तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं होगा, वो एफ में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे पे डिपेंड होने लगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं होगा। जस्ट लाइक स्क्रू में आप रोटेशन दे रहे हो तभी आपका ट्रांसलेशन है। ये दोनों अलग अलग मूवमेंट नहीं है, एक मूवमेंट पे दूसरा मूवमेंट डिपेंडेंट है, दैट्स वाई यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। अगर इंडिपेंडेंट मोशन है तब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने नंबर ऑफ मोशन होंगे तो उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन द सेम वे डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं होता है, एनालोगस होता है, इसलिए इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हैं, बट एक्चुअली दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एनालोगस होता है, बिल्कुल जो मैंने मोशन वाला समझाया उसी तरीके से यहां पे क्या होता है, ये एनालोगस होता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले विल सी, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लिक्विड H2O को देखते हैं, H2O पे ही देखते हैं, इट विल बी बेटर। H2O पे देखते हैं, लिक्विड H2O को देखते हैं थ्रू आउट, लिक्विड H2O को देखते हैं। लिक्विड H2O के लिए C कितना, नंबर ऑफ कंपोनेंट, अच्छा एक ही मैंने डील किया ना अभी, Fe डील किया। P होता है नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस। C क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। और n, सबसे बड़ी बात n क्या होता है हमारा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। फॉर द थर्मोडायनामिक्स दैट इज प्रेशर एंड temperature. For thermodynamics, both temperature and pressure can vary independently, independently. That's why for thermodynamics n is taken to be 2, n is taken to be 2, ठीक है, n is taken to be 2, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा बाद में देखेंगे आगे भी, डोंट वरी। नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये क्या कहलाता है, C is equal to 1, C is equal to 1, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 1। इसी को कहते हैं, एक कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट करे और यहां पे फेज चेंज हो तो इसे ही कहते हैं, उसे फेज डायग्राम पे हम शो करते हैं और उसे ही कहते हैं यूनिरी फेज डायग्राम। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है और यहां पे फेज चेंज हो और उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फेज डायग्राम पे शो करना पड़ेगा, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ यूनिरी फेज डायग्राम, ठीक है ना। C इज इक्वल टू 1 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, और फेज कितना है, फेज लिक्विड ही है ना, 1 ही है, तो F प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n कितना लेना है थर्मोडायनामिक्स के लिए, 2 लेना है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, F इज इक्वल टू 2, ठीक है, F इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 2, यानी कि इस लिक्विड H2O के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर दो मिनिमम क्या मैंने कहा, 2 मिनिमम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए, तब जाके इस लिक्विड ऑफ H2O के स्टेट को आप फिक्स कर सकते हो, तब जाके इस लिक्विड ऑफ H2O के स्टेट को आप फिक्स कर सकते हो। डोंट वरी, फेज डायग्राम रियलाइज करेंगे तो अपने आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तब जाके इस लिक्विड ऑफ H2O को आप फिक्स कर सकते हो। वहीं पे मैंने कहा कि सपोज टू बी गैसियस वेपर ले लिया, वेपर फेज ले लिया मैंने,
वेपर फेज ले लिया मैंने। वेपर फेज के लिए क्या देखा हमने कि नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टिल थ्रू आउट वेपर फेज है, नंबर ऑफ फेजेस इज स्टिल 1। क्या लिख सकते हैं, f plus 1 is equal to 1 plus 2, that was 1 cancel out, f is still 2। यानी कि अगर थ्रू आउट वेपर एग्जिस्ट करे, थ्रू आउट गैसियस फेज एग्जिस्ट करे एक सिंगल कंपोनेंट का, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, यानी कि मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, तब जाके इसके स्टेट को आप फिक्स कर पाओगे, ठीक है, सिस्टम की कंडीशन को फिक्स कर पाओगे तब जाके आप, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली, डोंट वरी, स्टेट को फिक्स करने का मतलब समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, सारा कुछ आएगा, थोड़ा सा ग्लिम्स देना है तो सब कुछ आना ही आना है, ये कंफर्म है। मैंने कहा कि सपोज टू बी लिक्विड और गैसियस H2O, H2O, वेपर H2O, लिक्विड, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट इज स्टिल 1 बट नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 2, तो F प्लस नंबर ऑफ फेज 2 1 प्लस 2, 2 कैंसिल, N2 है ना थर्मोडायनामिक्स के लिए, N इज इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई द F इज इक्वल टू 1। यहां पे नंबर ऑफ, इस केस के लिए जब आपका लिक्विड और वेपर फेज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे, डोंट वरी, मैं इसे भी बताऊंगा, क्या होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 होगा, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी उस सिस्टम को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, ठीक है ना। इन द सेम वे फाइनली अगर सपोज टू बी आपका ये आपका गैसियस फेज, दैट वन इज योर गैसियस फेज, गैसियस फेज, ये आपका लिक्विड फेज और ये आपका आइस सॉलिड फेज एक साथ एग्जिस्ट करे साइमल्टेनियसली सबके सब, ठीक है, ये आपका वेपर H2O। अब देखो एग्जांपल समझा रहा हूं, H2O पे तो हमेशा H2O ही नहीं होगा, ठीक है, कोई भी यहां पे सिंगल सब्सटेंस हो सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये नहीं कि अब हमेशा H2O ही होगा, दैट वन इज द लिक्विड H2O एंड दैट वन इज द आइस, दैट वन इज द आइस H2O, सॉलिड H2O। तीनों के तीनों नंबर ऑफ फेज कितना, नंबर ऑफ कंपोनेंट तो अभी भी 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ फेज कितना हो गया, 3 हो गया, और क्या लिख सकते हैं अगेन, F प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये कैंसिल, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0, यानी कि इसे क्या कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। जब तीनों एग्जिस्ट करे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट को फिक्स करने के लिए, ट्रिपल पॉइंट को फिक्स करने के लिए कोई भी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट इज स्टिल फिक्स्ड बाय द नेचर। ट्रिपल पॉइंट इज फिक्स्ड बाय द नेचर, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर, अगर कुछ भी चेंज हुआ तो ट्रिपल पॉइंट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर, प्रेशर तो बहुत सारे होंगे ना, टेम्परेचर भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी पे आपका ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो दोनों में से कोई एक वैरी कर गया, ट्रिपल पॉइंट वैनिश हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए ट्रिपल पॉइंट को हमें फिक्स नहीं करना है, ट्रिपल पॉइंट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द नेचर, जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द सिस्टम इज इक्वल टू 0। इस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं, जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाए, इस तरीके के सिस्टम को कंस्ट्रेंट कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट। जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। इस तरीके के सिस्टम को कंस्ट्रेंट कहते हैं, जिसके लिए आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाए, 0 हो जाए, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं लास्ट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पे एक बार गिब्स फेज रूल को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि गिब्स फेज रूल एक्चुअली है क्या। गिब्स फेज रूल यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि आगे आएगा, साइक्रोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा, अभी हम RSC में VC साइकिल देखेंगे वहां पे भी आएगा ये थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मैंने कहा गिब्स फेज रूल की बात करें,
गिब्स फेज रूल में आपका मेनली क्या होता है, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस एन। एफ क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिग्री ऑफ, ठीक है ना, डिग्री ऑफ, समटाइम्स इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं उसी के एनालॉगस है ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इसलिए इसे समटाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। बट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज द, एफ को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जिस तरीके से हम अपने मैकेनिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट मोशन, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। अगर एक मोशन दूसरे मोशन पे डिपेंड हुआ तो कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं होगा। लाइक मैंने कहा स्क्रू, स्क्रू में क्या होता है आपका, रोटेट करोगे और ट्रांसलेशनल भी मूव करेगा, जिसके कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठीक है ना, जिसके कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज स्टिल वन। इन द सेम वे यहां पे भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जितने होंगे उतना ही आपका एफ होगा। अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करे व्हाट हैपन, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं होगा। मान लो कि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करे या प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करे, इंडिविजुअली दोनों वेरी ना करे समहाउ किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वहां पे डिग्री ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वन ही होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज स्टिल वन, और एफ का वैल्यू वहां पे क्या आना चाहिए, दैट शुड बी वन, ठीक है ना, दैट शुड बी वन, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन द सेम वे, इसीलिए इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी समटाइम्स डिनोट करते हैं, बट एक्चुअली दैट वन इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। आइए, गिब्स फेज रूल हो गया, P आपका नंबर ऑफ फेज, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच इज जनरली कॉल्ड एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्मोडायनामिक्स में ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं, इसलिए थर्मोडायनामिक्स के लिए नंबर N क्या होता है हमारा, N क्या होता है हमारा 2 लिया जाता है, और C इज इक्वल टू लिक्विड H2O लिया मैंने, C इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 लिया मैंने। अगर आपका इसका हीटअप करने लगे तो फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेज डायग्राम पे शो करना पड़ेगा, और फेज डायग्राम एक सिंगल कंपोनेंट के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द यूनरी फेज डायग्राम। यूनरी का मतलब ही समझाया था मैंने कि C इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मैंने कहा C इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ फेजेस इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, F प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कितने इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए इस सिस्टम को फिक्स करने के लिए, 2 चाहिए। यहां पे क्या है, वेपर H2O ले लिया मैंने, यहां पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कितना चाहिए टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, 2 ही चाहिए। लेकिन क्या किया मैंने कि अगर लिक्विड और वेपर दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा, यानी कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए। अगर ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर गया तो यहां पे क्या होगा, F इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहां पे किसी तरीके का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमें फिर इस सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए, क्योंकि द ट्रिपल पॉइंट इज स्टिल फिक्स्ड बाय द नेचर। अगर एक पर्टिकुलर बहुत सारे प्रेशर का रेंज, बहुत सारे टेम्परेचर का रेंज, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन के लिए क्या एग्जिस्ट होता है, ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर आप चेंज कर दो, ठीक है ना, कोई भी चेंज कर दो, आपका ट्रिपल पॉइंट वैनिश हो जाएगा। इसलिए यहां पे नंबर ऑफ, ये हमें फिक्स नहीं करना होता, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, दैट्स व्हाई यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है, ठीक है ना। हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज दैट वन इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द नेचर। That type of system is called as that, जिसके लिए F का वैल्यू 0 आता है, that's the type of system is called as a constraint। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा कि थर्मोडायनामिक्स के लिए N इज इक्वल टू 2 लेके चलते हैं, बट if 1 is fixed, अगर कोई एक आपने क्या कर दिया, प्रेशर को या टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपने सारा एक्सपेरिमेंटेशन या एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया आपने, ठीक है ना।
इफ वन ऑफ बोथ, ऐसे लिख दे रहा हूं, इफ वन ऑफ बोथ एक्सटर्नल फैक्टर is fixed either प्रेशर और जो भी आपने, मैंने कहा कि जो भी आपने अपने एक्सपेरिमेंटेशन किया या तो एक पर्टिकुलर फिक्स प्रेशर के लिए किया या पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के लिए किया, ठीक है, तो उस केस में n क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं। उस केस में आप क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद आप लोगों ने मटेरियल साइंस का भी पढ़ा होगा। मटेरियल साइंस की बात करें, मटेरियल साइंस में क्या होता है, सारे के सारे जो फेज डायग्राम देखते हो, और वहां मटेरियल साइंस में जनरली आप क्या फेज डायग्राम देखते हो, बाइनरी, टर्नरी, ठीक है, टर्शियरी, इस तरीके से आप फेज डायग्राम देखते हो, ठीक है, इस तरीके से फेज डायग्राम देखते हो आप, ठीक है। मैंने कहा मटेरियल साइंस में आपका, थर्मोडायनामिक्स में हम यूनरी फेज डायग्राम देखते हैं, लेकिन मटेरियल साइंस में जनरली आप बाइनरी फेज डायग्राम देखते हो, टर्नरी फेज डायग्राम देखते हो, टर्शियरी फेज डायग्राम देखते हो, इस तरीके से आप फेज डायग्राम देखते हो, ठीक है ना। 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बाइनरी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। आयरन कार्बन फेज डायग्राम, उसमें कितने कंपोनेंट हैं, आयरन एंड कार्बन, 2 तरीके के फेज डायग्राम है, ठीक है ना। तो मटेरियल साइंस में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, और मटेरियल साइंस में जितने भी फेज डायग्राम, ऑल फेज डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हम देखते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर, तो क्या होता है आपका, यहां पे आपका, देन दैट्स व्हाई द गिब्स फेज रूल, in that condition, Gibbs phase rule in that condition can be written as, in that condition can be written as F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 1, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर तो एक तो फिक्स कर दिया गया, ऑल फेज डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर, एक एक्सटर्नल फैक्टर फिक्स कर दिया गया, तो एक ही एक्सटर्नल फैक्टर बचा, दैट वन इज द टेम्परेचर, तो दैट वन इज, यहां पे n क्या लिया गया, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। अब बात करूं मैं इफ, यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, 2 हो गए, और नंबर ऑफ फेज कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम की बात करूं मैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा आपका, F प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 1 कैंसिल आउट, F इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, F इज इक्वल टू 2, ठीक है। प्लीज ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा कि यहां पे n इज इक्वल टू 1 हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हो गया, अब ये बाइनरी फेज डायग्राम है, p इज इक्वल टू 1 हो गया, यहां पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही आ रहा है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कितने चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब यहां पे भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी 2 था, यहां पे भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी 2 था, ठीक है, यहां पे भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या था आपका, 2 था, और ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या था आपका, दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी आगे देखेंगे हम, दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, इटसेल्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर, बाद में देखेंगे ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, बाकी सारे प्रॉपर्टी तो इसी पे बेस्ड है ना, तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं
कि यहां पे प्रेशर तो फिक्स हो गया, 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 तो इतना तो कंफर्म है कि जो यहां पे F इज इक्वल टू 2 आया है, F इज इक्वल टू 2 आया है, इसमें प्रेशर आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो तो फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, वो तो फिक्स कर दिया मैंने, फिर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया है, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा आपका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी तो अभी भी वैरी कर रहा है ना, अभी भी टेम्परेचर वैरी कर रहा है, और एक होगा आपका द सेकेंड वन इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो याद करिए कि आप आयरन कार्बन डायग्राम जो देखते हैं उसमें एक तरफ एक एक्सिस पे आप टेम्परेचर डिनोट करते हो, दूसरी तरफ क्या करते हो? कंसंट्रेशन डिनोट करते हो। आप रियलाइज करना, मैंने कहा अभी भी यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने प्रेशर तो फिक्स कर दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो ये मत सोच लेना कि प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, नहीं, प्रेशर तो फिक्स हो चुका है, फिर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या चाहिए? 2 चाहिए, और वो 2 क्या होता है आपका? एक आपका टेम्परेचर और दूसरा आपका कंसंट्रेशन वैरी करता है इंडिपेंडेंटली। अब आप रियलाइज करो कि आपका आयरन कार्बन डायग्राम किस पे, एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ क्या ड्रॉ करते हो आप? एक तरफ आप ड्रॉ करते हो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ड्रॉ करते हो। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट। इवन मैं आगे भी बढ़ूंगा, मटेरियल साइंस आपने पढ़ा होगा तो ये रियलाइज किया होगा, इवन ये चीज साइक्रोमेट्री में भी देखेंगे, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट भी क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर, जो ड्रॉ किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। इवन साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ड्रॉ किया जाता है, तो इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लिए भी क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट बाद में देखेंगे हम, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होंगे, P इज इक्वल टू 1 होगा। डोंट वरी, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 2 कैसे होगा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी फॉर द टाइम बिंग बता दूं मैं, एक एयर हो जाएगा प्लस एक वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर थोड़ा सा बता दूं मैं, ठीक है ना, एक एयर हो जाएगा और दूसरा वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है ना। C इज इक्वल टू 2, फेज आपका एयर और वाटर वेपर का दोनों सेम होता है, एयर में जो मिक्स होता है, ठीक है ना, वाटर वेपर, तभी तो ह्यूमिडिटी और समटाइम्स ड्राई फील होता है, वाटर वेपर के कारण ही ना। वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा तो क्या हो गया? ह्यूमिडिटी फील होने लगा, वाटर वेपर का कंटेंट कम तो क्या हो जाएगा आपका? ड्राई फील होने लगेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा एयर प्लस वाटर वेपर 2 कंपोनेंट होते हैं, दोनों का फेज सेम, दोनों गैसेस फेज में ही होते हैं, और प्रेशर फिक्स होने के कारण क्या हो जाएगा आपका? F प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कैंसिल, F इज इक्वल टू 2। यहां पे भी आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, एक आपका क्या? टेम्परेचर, और दूसरा कंसंट्रेशन। डोंट वरी, देखेंगे हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट। कंसंट्रेशन मैंने कहा ना कि जितना बता रहा हूं अगर उतना आपने रियलाइज कर लिया तो थ्रू आउट रेफ्रिजरेशन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, थ्रू आउट द रेफ्रिजरेशन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है। F इज इक्वल टू 2, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट भी किस पे डिपेंडेंट है? एक एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं और एक एक्सिस पे एयर और वाटर वेपर का कंसंट्रेशन एक्चुअली लेते हैं, ठीक है ना। विल सी द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द प्योर सब्सटेंस। अभी तो हमने क्या लिया है? ग्लिम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस लिया है, उसी में हमने गिब्स फेज रूल देखा है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं। शुरू में जब मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स में आपका N2 होगा, N का मतलब नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? थर्मोडायनामिक्स के केस में सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी 2 होने चाहिए, तब जाके सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकते हैं, दैट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, और बाकी हम जानते हैं सारे प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों पे बेस्ड हैं, ठीक है।
देन आफ्टर अगर दोनों साइमल्टेनियसली लिक्विड और वेपर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें, ऑब्वियस कब एग्जिस्ट करता है, जब हमें उसे बॉइल्ड ऑफ करते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। इन दैट कंडीशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझाऊंगा मैं कैसे, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट का एफ क्या होता है आपका, 0 हो जाता है। ट्रिपल पॉइंट पे एफ इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट को एक्चुअली दैट वन इज फिक्स्ड बाय द नेचर। एक पर्टिकुलर प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर के रेंज, बहुत सारे टेम्परेचर के रेंज, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी आपका ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज प्रेशर और टेम्परेचर कुछ भी चेंज किया आपने, ट्रिपल पॉइंट वैनिश हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स द ट्रिपल पॉइंट हमें फिक्स ही नहीं करना है, इसलिए वो क्या मिलता है आपका, 0 मिलता है, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रेंट, जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या मिले, 0 मिले, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देन आफ्टर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि मटेरियल साइंस के लिए क्या होता है। मटेरियल साइंस के लिए आपका जनरली क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंटेशन और जो भी फेज डायग्राम देखते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए देखते हैं, और जब एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए देखते हैं तो एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर कितना बचा, एक ही बचा ना, एक बचा। और अगर आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट, एक सिंपल एग्जांपल के लिए देखा मैंने, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या लिया मैंने, 2 लिया, और बाइनरी फेज डायग्राम अगर फेज आपका 1 लिया तो एफ कितना मिल रहा है आपको, एफ आपका 2 मिल रहा है। ट्राई टू रियलाइज, एफ आपका 2 मिल रहा है। एफ अगर आपका 2 मिल रहा है तो अभी भी 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए। अब यहां पे तो प्रेशर ले नहीं सकते हैं, जब प्रेशर आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रेशर फिक्स्ड है, तो एक तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा, तो दूसरा आपका कंसंट्रेशन। आप रियलाइज करना कि जब भी आप आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हो, एक एक्सिस पे आप टेम्परेचर लेते हो और दूसरे एक्सिस पे क्या लेते हो आप, कंसंट्रेशन। और कुछ उसी तरीके से आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट भी होता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट भी एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। और हमें जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट किसके लिए पढ़ना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है। हमें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है, ठीक है ना। तो वहां पे भी प्रेशर फिक्स, जब प्रेशर फिक्स तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 1, जब नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, और यहां पे C इज इक्वल टू 2। C इज इक्वल टू 2 कैसे होगा ये बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल में इतना जान लीजिए, एयर एंड वाटर वेपर ये 2 कंपोनेंट हैं, दोनों सेम फेज में है, गैसेस फेज में, एयर में, तो आपका P इज इक्वल टू 1। तो जब इसे करोगे अगेन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड ये 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। एक एक्सिस पे आप टेम्परेचर लेते हो और एक एक्सिस पे क्या लेते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ एयर एंड वाटर वेपर लेते हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली द concept of that gives phase rule. Now move to the phase diagram पे अब हम मूव करेंगे, ठीक है ना। ये अब मटेरियल साइंस वाला पार्ट छोड़ दीजिए, हम सिंगल कंपोनेंट के लिए यानी कि यूनिरी फेज डायग्राम पे हम मूव करेंगे। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट फेज डायग्राम दिखाऊंगा कि कैसा होता है फेज डायग्राम, उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें डिस्कस कर दूंगा कौन सा रीजन किस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली विल मूव टू द यूनिरी फेज डायग्राम।